गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। मन की शक्तियाँ। इसके पिछले वीडियो में स्वामी विवेकानंद ने हमको ऐसे पंडित के बारे में बताया था जो अपनी शक्तियों से इच्छित वस्तुओं को अज्ञात स्थान से अज्ञात रूप से मंगा दिया करते थे। स्वामी विवेकानंद ने इसका प्रयोग भी किया और उनसे कई इच्छित वस्तुओं को मंगाया। आइए जानते हैं अब इससे आगे। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें मैंने देखी हैं और आप भी यदि भारतवर्ष का पर्यटन करें तो भिन्न भिन्न स्थानों पे आपके सामने भी इस प्रकार की सैकड़ों चीज़ें आ जाएंगी। भारत ही नहीं, सभी देशों में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं। इस देश में भी इस प्रकार की बहुत सी चमत्कारपूर्ण घटनाएं देखने को मिलेंगी। ये ठीक है कि इन सब में बहुत कुछ धोखेबाजी है, पर इस प्रकार की धोखेबाजी के पीछे कुछ वास्तविकता भी रहती है जिसके अनुकरण करने का प्रयत्न किया जाता है। आपको ये मानना ही पड़ेगा कि अनुकरण के लिए भी कुछ ना कुछ वास्तविकता चाहिए। वास्तविकता के बिना अनुकरण संभव ही नहीं। आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व अति प्राचीन काल में इस प्रकार के चमत्कार आज की अपेक्षा अधिक दिखाई पड़ते थे। मेरा अनुमान है कि जब किसी देश की आबादी घनी हो जाती है तब उसकी मानसिक शक्ति निर्बल पड़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी देश की आबादी विरली रहती है तब मानसिक शक्ति अपेक्षाकृत बढ़ी चढ़ी रहती है। प्रत्येक वस्तु को सूक्ष्म विश्लेषक दृष्टि से विचार करने की जिज्ञासा रखने वाले हिंदुओं ने इन चीज़ों को भी अपने हाथ में लिया और इस दिशा में अनुसंधान किया। इस प्रकार अनुसंधान करने का परिणाम ये हुआ कि वे कुछ आश्चर्यजनक परिणामों पर पहुँचे और उन्होंने इसका एक विज्ञान ही बना डाला। उन्हें ज्ञात हो गया कि ऐसे चमत्कारों में असाधारणत्व भले ही हों पर वे स्वाभाविक ही हैं। उनमें अलौकिकता कहीं नहीं है। वे भी ठीक उसी तरह नियमों से बंधे हुए हैं जिस प्रकार संसार के और भी भौतिक दृश्य हैं। प्रकृति ने किसी व्यक्ति विशेष को इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण शक्ति देकर पैदा नहीं किया है, वरन इस प्रकार की शक्ति क्रम पूर्वक अध्ययन और अभ्यास से भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के विज्ञान को वे राजयोग कहते हैं। सहस्रों की संख्या में भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं जो इस विज्ञान का अध्ययन और अभ्यास करते हैं तथा संपूर्ण राष्ट्र के लिए ये दैनिक पूजा पाठ का एक अंग ही बन गया है। जिस निष्कर्ष पर वे पहुंचे वो ये है कि ये सब असाधारण शक्तियाँ मनुष्य मन में विद्यमान हैं। ये मन सृष्टि में अविच्छिन्न रूप से विद्यमान मन का एक अंग या अंश ही है। प्रत्येक मन एक दूसरे से निकटतम रूप से संबंधित है और वो जहाँ कहीं भी रहे संपूर्ण विश्व से उसका घनिष्ठ और प्रत्यक्ष संबंध है। आपने क्या कभी विचार संचरण का दृश्य देखा है? एक स्थान पर बैठा हुआ मनुष्य जो कुछ सोचता है वो विचार ठीक उसी रूप में दूसरे स्थान पर बैठे हुए मनुष्य के मन में प्रकट हो जाता है। संयोगवश नहीं वरन तैयारी के साथ एक व्यक्ति दूर पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास संदेश भेजना चाहता है और वो व्यक्ति जानता है कि संदेश आ रहा है तथा वो उसे ठीक उसी रूप में प्राप्त भी कर लेता है। इस क्रिया में दूरी का कोई महत्व नहीं है। विचार अपनी यात्रा प्रारंभ करता है और किसी भी स्थान पर बैठे हुए दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच जाता है। वो व्यक्ति उसे ठीक ठीक समझ भी लेता है। यदि मेरा मन आपके मन से सर्वदा भिन्न होता है तो इस प्रकार के विचार संचरण की क्रिया कैसे संभव थी? साधारण अवस्था में मेरा विचार आप तक सीधे सीधे नहीं पहुंचता। पहले वो आकाश स्थित लहरों में घुल मिल जाता है
और वे लहरें तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। फिर वहां पहुंचकर वे तुम्हारे विचार का रूप ग्रहण करती हैं। यहाँ पर विचार आकाश में लय हो जाते हैं और वहां जाकर वे फिर अपने असली रूप में पुनः प्रकट हो जाते हैं। ये क्रिया चक्रवत है, पर मानसिक विचार संचरण वाली विधि में ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें वो बिना रूप परिवर्तन के ही सीधे सीधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मन अविच्छिन्न है। योगियों ने ऐसा ही कहा भी है, मन विश्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। आपका मन, मेरा मन और दूसरों के छोटे छोटे मन सभी उस विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन के अंग हैं। उनकी अवस्था महासागर में उठी हुई छोटी छोटी लहरों के समान ही है और इसी अविच्छिन्नता के कारण हम एक दूसरे के पास विचारों को अबाधित रूप से भेज सकते हैं। अपने चारों ओर जो हो रहा है उसे आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। ये संपूर्ण विश्व प्रभावात्मक है। हमारी शक्ति का जो अंश हमारे शरीर के पोषण में व्यय होता है, उसे छोड़कर बाकी बची हुई संपूर्ण शक्ति दूसरे को प्रभावित करने में लगती है। हमारा शरीर, हमारे सद्गुण, हमारी बुद्धि और हमारी आध्यात्मिकता सभी निरंतर दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं और स्वयं प्रकाशित होते रहते हैं। यही क्रिया हमारे चारों ओर निरंतर होती रहती है। एक ठोस उदाहरण लेकर हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं। एक व्यक्ति विशेष आपके पास आता है, वो विद्वान है, उसकी भाषा बड़ी मधुर है और पर्याप्त समय तक आपसे वार्तालाप भी करता है, पर आपके ऊपर प्रभाव जमाने में वो सर्वदा असफल रहता है। और वहीं एक दूसरा व्यक्ति आता है जो अपनी टूटी फूटी भाषा में कुछ ही शब्द बोल पाता है, फिर भी वो आप पर विशेष प्रभाव जमा जाता है। आप में से बहुतों ने ये देखा है। अतीव ये स्पष्ट है कि केवल शब्दों से प्रभाव नहीं जमता, शब्द और विचार दोनों मिलकर किसी दूसरे पर प्रभाव जमाने के कार्य में केवल 1/3 अंश का काम करते हैं। बाकी 2/3 तो व्यक्ति का व्यक्तित्व ही काम करता है। व्यक्तित्व में ही वो आकर्षण शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव जमाती है। आज के लिए इतना ही।